नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सभी 5 राज्यों के साथ उत्तराखंड में भी काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ गए हैं। उत्तराखंड में अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग अनुमान दिए। अब एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक राज्य में बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाती हुई दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी पिछले प्रदर्शन से काफी सुधार करती हुई दिख रही है। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर कई बातें हुई हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल एग्जिट पोल के मुताबिक कोई छाप छोड़ने में कामयाब नहीं दिख रही है, जबकि कुछ जगहों पर बीएसपी जरूर खाता खोलते हुए दिख रही है। तो ऐसे में चुनाव नतीजों से पहले एग्जिट पोल ने उत्तराखंड की सियासी हवा गर्म कर दी है। अपने अपने दावे हो रहे हैं और अपनी अपनी बातें हो रही हैं, और सबसे बड़ी बात, एग्जिट पोल पर सियासी संग्राम है। एग्जिट पोल पर कितना इकरार, 10 मार्च को किसकी सरकार? देखिए, एग्जिट पोल आए हैं और अधिकांश एग्जिट पोलों ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं, जो नंबर आए हैं, वो नंबर कम है, और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा 10 मार्च को, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या होगी और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इसको लेकर मैं आश्वस्त हूँ। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं मैं उन पर नहीं जाऊंगा, मैं केवल उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो उनका काम है। लेकिन जनता अपना काम कर चुकी है और जनता ने स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के पक्ष में फैसला लिया। जश्न पर सियासी जंग, किसके माथे जीत का रंग? देखिए, कांग्रेस जब चुनाव चल रहा था तो कहीं सामने नहीं थी, कोई मुद्दा भी उनके साथ पास नहीं था, और जब चुनाव समाप्त हो गया तो 10-15 दिनों तक लगातार वो ढोल मजीरे बजाते रहे हैं और खुद जश्न मनाते रहे हैं। अब 10 मार्च को हम लोग जश्न मनाएंगे। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बहुत स्पष्ट बहुमत के साथ बनाने जा रहे हैं, और उत्तराखंड की जनता ने बिना किसी तरीके के हिचक करके, बहुत सोच विचार करके कांग्रेस के पक्ष में निर्णय दिया है, और 10 तारीख को सब चीजें साफ हो जाए। देवभूमि की लड़ाई कौन करेगा अगुवाई? कुछ चैनल कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, कुछ चैनल बीजेपी को आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि कांग्रेस उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनाने जा रही है। और मुझे बार बार लोग पूछते हैं कि आप अंक बताइए, कितने अंकों के साथ आप सत्ता में आएंगे। तो आज मैं ऐसी स्थिति में हूं कि मैं ये बता सकता हूं कि हम करीब 43 और 45 सीटों के आसपास जीत कर और सरकार में आएंगे। अधिकांश एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा रहे हैं, और इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां उत्तराखंड में बन रही है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। पहाड़ पर पोल संग्राम। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो 2022 का उत्तराखंड का दंगल था, 70 सीटों का जो दंगल था, वो बेहद दिलचस्प दंगल हुआ था, क्योंकि 2017 में आरजू जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया था, वो उत्तराखंड के इतिहास में एक बम्पर मैंडेट था, और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की साख भी दांव पर थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई मैसेज ये नहीं देना चाहती थी कि जो उसके खिलाफ जाए। कांग्रेस पार्टी ने भी जिस तरीके से हरीश रावत के फेस को लेकर के वो जनता के बीच में गई, लेकिन ये नहीं कहा कि सीएम के तौर पर उनको प्रोजेक्शन नहीं दिया गया। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी प्लान यही था कि हरीश रावत के फेस की जो वैल्यू है उसको अपने फेवर में एनकैश करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी, ताकि अच्छे वोट परसेंटेज को हासिल कर सके। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुरेश जोशी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रतिमा सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ रही हैं, राजू मौर्य आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुरेश जोशी जी आपके पास आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल्स में बढ़त दिखाई जा रही है, कुछ एक एग्जिट पोल्स कांग्रेस को भी बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं, पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, एग्जिट पोल अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है, क्योंकि जब चुनाव हुआ था तो चुनाव के समय से लेकर के आज तक का जो हमारे पास फीडबैक है, यानी 14 फरवरी से लेकर के आज तक का जो फीडबैक है, उस फीडबैक में एक स्पष्ट बहुमत से, और जो हम लोगों ने सोचा था, जिस प्लानिंग से हम लोगों ने चुनाव लड़ाया था, उसी चुनाव के प्लानिंग के आधार पर हम सरकार बना रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं।
और जो हमारे मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में गए, वो सारे मुद्दे हमारे सफल रहे हैं। इसलिए एग्जिट पोल अलग अलग दिखा रहे हैं। कोई एग्जिट पोल बीजेपी को आगे दिखा रहा है, कोई कांग्रेस को आगे दिखा रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बन रही है, और जो सारे मिथक हैं वो सब टूटेंगे, और आगे आने वाला जो समय होगा वो इस प्रदेश के अंदर विकास को मद्देनजर रखते हुए विकास को आगे बढ़ाने वाला समय होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आने वाला जो दशक है वो उत्तराखंड का दशक होगा, तो इसलिए मैं उस बात को लेकर के पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि 2 दिन बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। सुरेश जी, इतिहास रहा है पहाड़ का कि 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी पार्टी, तो क्या लगता है आपको कि इस बार आपकी पार्टी ये इतिहास बदल पाएगी? देखिए, इतिहास तो बनते हैं, बदलते हैं, बिगड़ते हैं, और रिकॉर्ड भी जो है कि जो बनता है वो टूटता भी है। कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहता है कि जो बनता है वो कभी टूटता नहीं है। और प्रकृति भी जो है कि बदलती है, ऋतुएं भी बदलती हैं। इसलिए इस समय जो है पूरे देश के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी का, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का ये एक समय है, और इस समय लोगों का मोदी जी पर, मोदी जी के नेतृत्व पर, और प्रदेश के अंदर धामी जी के नेतृत्व पर, और इस प्रदेश के युवा, महिला जितने वोटर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है, और उस भरोसे के एक ने जोशी जी, चलिए 10 तारीख तक इंतजार सबको करना होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर एग्जिट पोल हैं। प्रतिमा जी, कुछ एक एग्जिट पोल ने आपको भी खुश होने का मौका दिया है, क्या मानती हैं आप? कांग्रेस पार्टी क्या उम्मीद कर रही है कि बाकी जो एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त बन दिखा रहे हैं, सिर्फ कुछ एक एग्जिट पोल कांग्रेस को भी बढ़त दिखा रहे हैं, तो क्या आप खुश हैं इससे? देखिए, मुझे लगता है एग्जिट पोल तो सिर्फ एक नमूना है। असली जो पिक्चर है वो पूरी आपके समक्ष 10 मार्च को होगी। और अब बहुत अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि ये विकास का दशक होगा, तो मुझे ये याद दिलाना चाहती हूँ इनको कि पिछले 5 सालों से शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रदेश में रही है, और जिस तरीके से बिल्कुल मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। आप जो आपके समक्ष जो अभी पूरे देश में और विश्व में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें किस तरीके से उनका योगदान है वो सबके समक्ष है, और बिल्कुल डंका बज रहा है कि बच्चे तक उनकी जय जयकार आज के वक्त करना नहीं चाहते। इस पे नहीं आऊंगी मैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार बन रही है इसलिए नहीं क्योंकि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार जो है बननी है। कांग्रेस की सरकार इसलिए बनेगी क्योंकि 5 सालों से जिस तरीके का जो कष्ट है वो देश भूमि की जनता ने भाजपा के कार्यकाल में भुगता है। इनकी अनियमितताओं के चलते, इनकी असफलताओं के चलते लोगों ने अपने प्रियजनों के प्राणों को गंवाने का कार्य जो कोरोना काल में किया, और उसके बाद भी बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है जो इनकी नाकामयाबियों को मैं दर्शा सकती हूँ। आपने कहा था 2017 के अपने दृष्टि पत्र में बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेंगे। ये वही मोदी जी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियों का सृजन प्रतिवर्ष होगा, और आज वो कहते हैं कि नाले की गैस पे आप जो है पकौड़े तलने का कार्य हमारे जो प्रदेश के युवा हैं या देश के युवा हैं वो करें। तो मुझे लगता है बेरोजगारी पे ये विफल साबित हुए, महंगाई को काबू करने में ये विफल साबित हुए, महिला सुरक्षा में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने में विफल साबित हुए। पांडा पुरोहित, इसका फैसला तो जनता ने कर दिया है प्रतिमा जी। नहीं, फैसला जनता ने कर दिया है, हम सबके सामने 10 तारीख को आ भी जाएगा। ज्यादा वक्त है नहीं, थोड़ा जाहिर तौर पर, क्योंकि जब एग्जिट पोल सामने आ जाते हैं धड़कनें तेज भी हो जाती हैं। लेकिन राजू मौर्य जी, सवाल ये एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी को बड़े हल्के में लिए हैं। आम आदमी पार्टी की धमक दिखाई नहीं दे रही है एग्जिट पोल में। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए हमको 10 तारीख का। और एक हम सबके लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है, पूरी आम आदमी पार्टी के लिए, कि जो एक सफ़र रहा 7 साल का हमारा, इस महज 7 साल के अंदर आज दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में सरकार बनाने जा रहे हैं, और उत्तराखंड में हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी। तो एक परिवर्तन तो अपने आप में है। और वोट परसेंटेज किस वोट परसेंटेज ने भाजपा और कांग्रेस को नकारा है, ये बड़ी बात होगी। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में तेजी से पूरे देश के अंदर उभर कर सामने आ रही है। 10 तारीख को आम आदमी पार्टी यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी हिंदुस्तान की, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। बस मैं इतना ही कहूँगा, हम लोग खुश हैं, हमने जितनी मेहनत की, जनता का जनादेश सबको स्वीकार होता है। भाजपा कांग्रेस सभी लोग, भाई सब तो लड़ाई तो सब लड़ते हैं, लेकिन जीतते सब नहीं हैं।
लेकिन जो वोट मिलेगा हमको वो अपने आप में हमारे लिए जीत होगी। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम पाने के लिए गए थे चुनाव मैदान में, और निश्चित रूप से हम पाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे। जनता का अपार प्यार और समर्थन हमको मिला है, और जो ये पूरी पिक्चर है इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ये आने वाली 10 तारीख बता देगी। किंग मेकर मान रहे हैं आप अपने आप को? देखिए, किंग मेकर तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कुछ वादे हमने भी किए हैं जनता से, उनको पूरा कराने के लिए अगर हमारी कहीं भूमिका रही तो निश्चित रूप से जो वायदे हमने किए हैं जनता से, उनमें से अगर कोई एक वायदा भी पूरा कराने में कामयाब रहते हैं तो वो हमारे लिए उपलब्धि होगी। चलिए अनुपम, हमारे कुछ संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर भट्ट देहरादून से जुड़ रहे हैं, शैलेंद्र नेगी जुड़ रहे हैं हल्द्वानी से। दीपांकर, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जब एग्जिट पोल आया उसके बाद कांग्रेस नेताओं का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिला? हाँ बिल्कुल, आज की अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हो या फिर जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं नतीजों के बाद के लिए दीपेंद्र हुड्डा हो, सभी बड़े नेताओं की आज बैठक हुई अब से कुछ देर पहले एक प्राइवेट होटल में, जिसमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, देवेंद्र यादव, राजेश धर्माणी, दीपिका पांडे, यानी कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप के वो सभी बड़े चेहरे उस मीटिंग में मौजूद थे। खास बात यह है कि 10 तारीख को हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां काउंटिंग होगी वहां एक एआईसीसी का स्पेशल ऑब्जर्वर मौजूद रहेगा। देवेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की कोई भी रणनीति हो, कांग्रेस ने उसका तोड़ बनाते हुए अपनी रणनीति तैयार की है, लेकिन वो रणनीति क्या होगी वो रिजल्ट के साथ साथ फैसला उस पर लिया जाएगा। कल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तराखंड आने वाले हैं। जब नतीजे आएंगे और उसका सरकार का जो फॉर्मेशन रहेगा, अगर कांग्रेस यहां पर सरकार बनाने के मौका उसको मिलता है, सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो यहां पर भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे। तो कांग्रेस ने जो पिछली बार 2016 की जो स्थितियां थी और 2017 में सिर्फ 11 सीटें आई, इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि 36 के बहुमत के आंकड़े को भी पार करेगी। और अगर कहीं पर मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी, विधायकों को साथ लेकर चलने की जरूरत पड़ी, निर्दलीयों को साधने की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए भी कांग्रेस तैयार है। जी हाँ बिल्कुल दीपांकर, शैलेंद्र भी हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, अगर हम एग्जिट पोल्स को देखें और भारतीय जनता पार्टी जिन एग्जिट पोल्स में बढ़त बना रही है या फिर कांग्रेस पार्टी, तो एक बात समझ में आती है कि एक बड़ा सा रस्सा है, एक तरफ बीजेपी वाले खींच रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस वाले खींच रहे हैं, लेकिन अभी भी किसी के पाले में जाता दिख नहीं रहा है और नेट टू नेट वाला मुकाबला दिख रहा है एग्जिट पोल्स में। देखिए, बिल्कुल अनुपम, आपने बड़ी मजेदार कहावत कही कि एक तरीके से रस्साकसी का दौर दोनों तरफ जारी है और दोनों ही दल एक तरफ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, लेकिन असल में जनता को फैसला करना है। जनता ने फैसला कर दिया है, लेकिन कुमाऊं की जो 29 सीटें हैं वो सबसे ज्यादा अहम रहने वाली हैं, क्योंकि साल 2017 में जो 29 सीटें हैं उसमें से 23 सीट बीजेपी जीती थी और उन 23 सीटों में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट आज के दिन में मानी जा रही है वो है खटीमा, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीट है, जहां पर सीधा सीधा मुकाबला उनका कांग्रेस से होता हुआ दिख रहा है। और उसी तरीके से जो लालकुआं विधानसभा सीट है जो नैनीताल के अंडर में आती है, वहां पर जो कांग्रेस के पोस्टर बॉय रहे हैं एक तरीके से, जिनके चेहरे पर पूरा का पूरा चुनाव लड़ा गया है, हरीश रावत वहां से बीजेपी के बिल्कुल नवेले कैंडिडेट के सामने चुनाव मैदान में है। ऐसे में यहां पर क्या स्थितियां रहेंगी, क्योंकि इन दोनों चेहरों पर कुमाऊं के अच्छी खासी नजर है। और कल से ही जब से एग्जिट पोल आए हैं तो लोग हम लोगों को फोन करके, न्यूज 18 के कई सारे जो रिपोर्टर्स हैं पूरे प्रदेश में फैले हुए, उनसे पूछ रहे हैं कि पर्टिकुलरली यार इन 2 सीटों का आप बताइए कि आखिर यहां कौन जीत रहा है। यानी सबकी निगाहें, पूरे की पूरे प्रदेश की निगाहें इन 2 सीटों पर, यानी खटीमा और बिल्कुल। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के दौरान पूरे चुनाव को लड़ा और जिस तरीके से प्लान्ड वे में चीजें की, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपने आप को बराबर में रख करके प्रचार के दौरान या तमाम जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग थी उसमें भी, तो क्या आपको लगता है कि जो 2017 का मैंडेट था, जो मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, इस बार एग्जिट पोल्स में उस मैंडेट को कहीं भी फिगर आउट नहीं किया गया? हिस्टोरिकल आंकड़ा रहा 57 का और वो एक माइलस्टोन तय हो गया। इसीलिए बीजेपी ने अपने लिए 60 के पार का आंकड़ा जरूर तय किया है। लेकिन अगर बीजेपी के नेताओं से आप बात करते हैं तो वो केवल इतनी बात करते हैं कि उन्हें सत्ता हासिल हो जाए, यानी एक बार वो इतिहास फिर से बना पाएं, भले ही वो 57 न ला पाएं, 60 के पार न जा पाएं, लेकिन 36 का आंकड़ा वो जरूर पार कर लें, ताकि उत्तराखंड में वो एक इतिहास बना पाएं कि दोबारा जो पार्टी सत्ता में रहती है वो सत्ता में वापसी नहीं करती, इस मिथक को तोड़ पाएं और दोबारा सत्ता में वापसी कर पाएं। और यही वजह है कि बीजेपी ने जितने अपने केंद्रीय मंत्री थे, जितने सोशल समीकरण थे, जहां मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, जहां पूर्वांचल के मतदाता रहते थे वहां पूर्वांचल के मतदाता उतारे गए, जहां पंजाबी समुदाय
समुदाय के मतदाता रहते थे वहां पंजाबी समुदाय के नेताओं को उतारा गया, यानी मनोहर लाल खट्टर जैसे नेताओं को हल्द्वानी लालकुआं जैसे इलाके में घुमाया गया। उसके अलावा मनोज तिवारी को देखेंगे आप तो लालकुआं और इन सब इलाकों में घुमाया गया। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी जो है बीजेपी के लिए और प्रधानमंत्री तो कैंपेन करते हुए हमें नजर आए ही, अमित शाह हमें कैंपेन करते हुए नजर आए, लेकिन कांग्रेस ने अपना पूरा का पूरा जोर इस पर लगाया कि वो सोशल इंजीनियरिंग जो साल 2017 में देखने को मिली या फिर जो मोदी लहर जो देखने को मिली, शैलेंद्र आप नजर बना के रखिए, तमाम लोगों के साथ हम बने हुए हैं लगातार खास मेहमानों के। एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तराखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। चलिए प्रतिमा सिंह के पास चलते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। प्रतिमा जी, एग्जिट पोल तो अब आए हैं, उससे पहले से ही मीटिंगों का दौर लगातार वहां पर जारी हो गया था। क्या गहमा गहमी अंदर खाने चल रही है पार्टी में? देखिए बिल्कुल 10 तारीख को जो परिणाम आने वाले हैं और परिणाम सबके समक्ष हैं, तो बिल्कुल उसके बाद किस तरीके से समीकरण बिठाना है, किस तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाना है और सरकार को किस तरीके से चलाना है, कैसी स्थितियां होने वाली हैं, इन सारी बातों पर जो समीक्षा है, समीक्षाओं का जो दौर था, बैठकों का दौर था, वो मुझे लगता है चुनाव के बाद से ही शुरू हो गया था। और आज भी जो बैठक है वो इसी के परिप्रेक्ष्य में है। आप जैसे जैसे कहती जा रही हैं कि सरकार को कैसे चलाना है, ये सब सुरेश भाई जो है बराबर में बैठ के मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे। इनकी मुस्कुराहट कुछ और भी कहना चाह रही है। बिल्कुल मुझे लगता है नहीं देखिए, आप समझिए इस बात को कि पिछले 5 सालों से किस तरीके से लोगों का मुस्कुराना दूभर हो चुका था। तो अब सरकार कांग्रेस की आने वाली है और 2 दिन बचे हैं, उसके बाद अगर अभी से ही जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा एक शुभ संकेत है कि आने वाले 5 साल जो प्रदेश की जनता है उसके चेहरे पे मुस्कान होने वाली है। क्योंकि सुरेश भाई कुछ बोल दीजिए, आप भी काबिज होना एक अलग बात है, प्रतिमा जी सब कुछ बोलेंगी तो ठीक नहीं होगा, आप भी बोल दीजिए। नहीं देखो प्रतिमा जी हमारी छोटी बहन है जी, और वो बहुत शुभ बोल रही हैं। वो कह रही है कि आज सुरेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कल जनता मुस्कुराएगी, तो अब मैं क्या बोलूं? आप बताओ। इन्होंने बहुत अच्छा बोला। कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है, इसलिए अभी से शुभ संकेत हैं, क्योंकि 5 सालों में तो जनता ने सिर्फ दुख ही देखा है। आपने देखा हर सबके माथे पे एक शिकन रहती थी, क्योंकि महंगाई से हर व्यक्ति परेशान था। बिल्कुल प्रतिमा जी, वक्त की हमारे पास कमी है। यहाँ पर लगातार न्यूज़ 18 की महा कवरेज जारी है। हम पहाड़ के पोल पर सबसे बड़ी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो जो फिगर्स दे रहा है उस पर क्या भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, आम आदमी पार्टी सोच रही है और कांग्रेस सोच रही है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं देहरादून से, और शैलेंद्र नेगी भी हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, सवाल ये है कि चुनाव प्रचार से लेकर के पूरी प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन तक बीजेपी और कांग्रेस सबने ताल ठोक दी थी। अब जो एग्जिट पोल्स आए हैं, दोनों ही दलों में अपने अपने दावे हो रहे हैं, लेकिन भीतरी तौर पर यह भी हो रहा है कि अगर नंबर गेम कुछ कम रहता है तो उसके लिए प्लान बी क्या होगा? हाँ बिल्कुल अनुपम, सबसे खास बात यह है कि जो अभी 2022 का चुनाव हुआ है उसमें माना जा रहा है, जो एग्जिट पोल भी मानते हैं, चाहे वो बीएसपी हो या फिर निर्दलीय हो या फिर उत्तराखंड क्रांति दल हो, अन्य को अगर जोड़ेंगे आप तो कम से कम 5 से 6 अन्य यहाँ पर जीत के आएंगे। ये बीजेपी भी मानती है, ये बात कांग्रेस भी मानती है कि इतने आंकड़ा जरूर रहेगा। उसका बचती है 64 सीटें, तो 64 में से किसके खाते में कितनी, किसको 32, किसको 31, इसी में कांग्रेस और बीजेपी इस वक्त फंसे हुए हैं। हालांकि दोनों के दावे ये हैं कि हम 36 के बहुमत के आंकड़े को पार करेंगे, लेकिन जो बात कहने की है वो कहने की है, और जो फैक्चुअल है वो फैक्चुअल है कि अगर निर्दलीय या अन्य जीत कर आते हैं 5 से 6, तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा हासिल करना एक चैलेंज होगा। बीजेपी ने कहीं ना कहीं निर्दलीयों को संपर्क किया है, कांग्रेस ने भी संपर्क किया है। जो निर्दलीय विधायक जिनके जीतने की उम्मीद है उनसे दोनों पार्टियां संपर्क में हैं। तो क्या इस संपर्क को कौन इसको एक्चुअल में तब्दील कर पाएगा एक फैक्ट में कि हाँ ये हमारे साथ ये विधायक हैं, अगर ये निर्दलीय जीत के आते हैं तो ये बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? तो यही मैनेजमेंट इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी के अंदर चल रहा है। कांग्रेस की तरफ से जहां मैंने बताया कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम कल आने वाले, दीपेंद्र हुड्डा आज यहां पर मौजूद है, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव यहां पर मौजूद है, ये सभी लोग रणनीति बना रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो प्रहलाद जोशी जो केंद्रीय चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जो 2016 में जब बीजेपी में 10 विधायक आए थे कांग्रेस सरकार होते हुए टूट के, तो वो उस वक्त यहां पर उत्तराखंड में मौजूद थे, वो उस वक्त उत्तराखंड में मौजूद है। तो दोनों पार्टियों की कोशिश है कि अगर निर्दलीय या अन्य को साथ जोड़ना पड़े तो उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाए अनुपम। और यह बात भी साफ है कि फिलहाल कोई भी पार्टी इतने दावे के साथ यहां पर नहीं कह सकती, ना बीजेपी और ना कांग्रेस, कि जब तक नतीजे फाइनल तौर पर नहीं आते, एग्जिट पोल जो भी कहे, लेकिन जब तक फाइनल नतीजे नहीं आते सरकार कौन बनाएगा यह भी बिल्कुल भी साफ नहीं है अनुपम।
अनुपम जी, आपने रस्साकशी शब्द का जिक्र किया था, उसी शब्द को लेकर मैं आऊंगी। देखिए, रस्साकशी ना सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चल रही है, बल्कि अपनी अपनी पार्टी के बीच में भी है, क्योंकि बीजेपी ने 2 मुख्यमंत्री अपने बदले हैं। ऐसे में पार्टियों में ये गहमा गहमी भी जरूर होगी कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। शैलेंद्र नेगी से इस बात का जवाब ले लेते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही मजेदार सवाल है और जिसमें दोनों ही पार्टियों के बीच में एक गहमा-गहमी जरूर चल रही है। हालांकि बीजेपी ने तो साफ तौर पर पुष्कर सिंह धामी सरकार उसी का चेहरा आगे रखा और नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि आपको धामी सरकार दोबारा बनानी है, आपको धामी सरकार लानी है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये चर्चा चल रही है भीतर खाने नेताओं के बीच में कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जो केंद्र के स्तर पर, उसके स्तर पर बेहद साफ पहले ही कर दिया गया था कि पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन कांग्रेस में वो मजेदार खेल चल रहा है पर्दे के पीछे जो कि देखने लायक है। यहां से गोविंद सिंह कुंजवाल जो कि हरीश रावत के बेहद करीबी माने जाते हैं और भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि खेमेबंदी में लगे हुए हैं। गोविंद सिंह कुंजवाल ने तो कल एग्जिट पोल आने के बाद न्यूज़ 18 को सबसे पहले कह दिया था कि अब पार्टी आला कमान को यह तय कर देना चाहिए कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी उन्होंने हरीश रावत का नाम भी सुझा दिया है, वो बाकायदा हरीश रावत की योग्यता बता रहे हैं। यानी एक तरीके से खेमेबंदी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ प्रीतम सिंह है, गणेश गोदियाल हैं, ये भी नाम आगे किए जा रहे हैं। और वहीं तरफ बीजेपी में कई सारे नेता अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। मसलन रमेश पोखरियाल निशंक खासी सक्रियता दिखा रहे हैं। वो पिछले जब से चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद से ही लगातार रमेश पोखरियाल निशंक की जो बैठकें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से हों, कैलाश विजयवर्गीय और उनके बीच की बैठकें हों, ये सब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बिल्कुल, हम प्रतिमा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है, उनसे इस बात को पूछते हैं। प्रतिमा जी, कांग्रेस पार्टी में अंदर खाने मंथन तो बहुत हो रहा है, हम देख भी रहे हैं। तो सवाल यहां पर यह है कि सवाल तो वैसे नतीजों के बाद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब बात उठी है तो पूछ ही लेंगे आपसे। सीएम का चेहरा तो पार्टी ने पहले घोषित नहीं किया। हरीश रावत के फेस को लेकर के आप चुनाव में गई थी, अगर मैंडेट मिलता है तो क्या होगा? देखिए, पहली बात तो एक बात स्पष्ट कर दूं, जो कि हमारे प्रभारी देवेंद्र यादव जी भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं और बड़े हमारे केंद्र का नेतृत्व भी ये बात स्पष्ट कर चुका है कि जो चुनाव था वो संयुक्त नेतृत्व पे लड़ा गया और संयुक्त नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और जो उसका परिणाम है 10 मार्च को जो उसका परिणाम आने वाला है वो हमारे ही फेवर में होगा। और हम ही देखिए, ये हाइपोथेटिकल बातें तो जाहिर तौर पर संयुक्त नेतृत्व तो है ही, उसमें आपकी भागीदारी भी थी, तो क्या कांग्रेस आपको भी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकती है? नहीं, अब आप सुन लीजिए। आप देखिए, मेरी पूरी बात सुन लेते तो शायद आपको ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से घोषित करना कांग्रेस का इतिहास नहीं है। दूसरी बात, बिल्कुल जो विधायक होते हैं, ये विधायकों का अधिकार होता है कि वो अपना जो विधायक दल का नेता है उसको चुने और ये संवैधानिक भी है। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान पे भरोसा किया, इसीलिए जब हम 10 तारीख को जो है हमारे विधायक जीत के आएंगे, उनके साथ एक बैठक होगी। अब उसमें कोई एक नाम प्रस्तावित होता है या 2 नाम प्रस्तावित होते हैं, वो 2 नाम या 3 नाम जो भी होंगे वो आला कमान तक जाएंगे। उसके बाद शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का और केंद्र का नेतृत्व बैठ के ये डिसाइड कर लेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बताइए क्या सोच रहे हैं आप? एकदम से आप चिंतन की मुद्रा में आ गए, मैं देख रहा था। देखिए, मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूं अभी कि जो आने वाली सरकार है उस सरकार के सामने उत्तराखंड के विकास को लेकर और उत्तराखंड की परिस्थितियों को लेकर उत्तराखंड को कैसे हम आगे प्रगति के पथ पर और आगे ले जाएं, उस विषय पर मैं अपने मन में सोच रहा था कि भाई हमारे रेलवे का प्रोजेक्ट है वो कैसे जल्दी पूरा होगा, पानी की योजनाएं कैसे जल्दी पूरी होंगी, आने वाली और यहाँ सरकार पर शिक्षा की व्यवस्था आप अपनी बीजेपी की सरकार क्यों नहीं कह रहे हैं? आपने आने वाली सरकार क्यों कहा? कुछ संदेह है क्या आपको भी? नहीं, अब ये जो नहीं, सुनिए, मैं आने वाली सरकार इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सरकार आएगी 2022 से लेकर के 27 तक की, ये 5वां चुनाव है। जो 5वें चुनाव की सरकार होगी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उसी की तो प्लानिंग कर रहा हूं मैं। अगर मैं कांग्रेस की सरकार आने वाली होती तो फिर मैं क्यों सोचता इस बात को? मेरे सोचने का कोई अर्थ भी नहीं है, वो तो कांग्रेस के लोग सोचेंगे, मैं थोड़ा सोचूंगा। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं आपसे कि देखिए, ये एक छोटा स्टेट है और इस स्टेट पे अभी जैसे आपने एग्जैक्ट पोल की भी बात कही है और आपने बहुत, आपके जो पत्रकार मित्र और भी हैं वो काफ़ी विश्लेषण चीज़ों का कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक देखो, मैंने इतने चुनाव देखे हैं, ये एक पहला चुनाव है कि जो बहुत नियरेस्ट जा रहा है। मतलब इसके रिजल्ट जो है कि बहुत नियरेस्ट जा रहे हैं, मतलब सीटों का हार जीत के आंकड़े। तो मुझे लगता है, पहली बात तो मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताऊं
कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीतेगी। उसके कई कारण हैं, अगर आप उस कारणों में जाओगे तो बहुत लंबी चर्चा हमको करनी पड़ेगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि आपने कहा कि देखो मुख्यमंत्री 2017 से भी बड़ी जोशी नेताओं जी का झगड़ा है, 2017 से भी बड़ी, 2017 से बड़ी भी हो सकती है। जो हमने नारा दिया है कि अब की बार 60 पार, वो भी हो सकता है, वो भी कोई असंभव नहीं है। देखिए मैं आपको इस बात को इसलिए कह रहा हूं, जब हम 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो देश की हर पार्टी कह रही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी 150 सीट में सिमट जाएगी, कोई कह रहा था 125 में सिमट जाएगी। कई लोगों ने जो विश्लेषण किया, पत्रकार मित्रों ने, वो भी बहुत कम किया था, लेकिन हम 303 सीट जीत करके पार्लियामेंट में आए। इसलिए आज के दिन जो मतदाता है ना, मैंने पहले भी कहा कि ये जो समय है, समय जो है कि कोई किसी को बांध के नहीं रह सकता, ये समय भारतीय जनता राजू मौर्य जी, जोशी जी की बातों में कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको या ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है? एग्जिट पोल के बाद क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जो दोनों ही दल हैं, चाहे कांग्रेस है या भाजपा है, दोनों और कॉन्फिडेंस में हैं। क्या बात? हमारी पार्टी की 10 सीटें आ रही हैं। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, हमारी 10 सीटें आ रही हैं। इसीलिए मैंने शुरुआती करते हुए कहा, चुनाव से पहले तो आप कह रहे थे हम सरकार में, उत्तराखंड के अंदर बहुत समस्या, कहा था कि हम सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में। वो तो तय, 10 सीटें आने का मतलब ये ना सोचिए कि सरकार नहीं बना सकते हम। जैसे भाजपा 4 सीटों में सरकार बना सकती है, तो 10 सीटों में हम आम आदमी पार्टी किंग मेकर बनेगी। वो किंग, देखिए अगर 10 सीटें आएंगी, पहली बात तो 10 सीटें आएंगी, 10 सीटें आएंगी तो सरकार हम बनाएंगे। ये भी समय बताएगा, 2 दिन रह गए हैं। उत्तराखंड की जो बदहाली इस 21 वर्षों में हुई है, जिस उत्तराखंड राज्य की कल्पना हमने करी थी, जो शहीदों के सपने का उत्तराखंड था, आज वो चूर चूर हो चुका है। दोनों ही पार्टियों की सरकार रही, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती गई और इतनी। दीपांकर के पास चलूंगा। दीपांकर, हमारे साथ राजू मौर्य हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो कह रहे हैं कि 10 सीटें हम लेकर के आएंगे और एक संकेत ये भी दे रहे हैं कि हमारा हाथ आगे है, खुला हाथ है। अब इसको भाजपा स्वीकार करती है कि कांग्रेस स्वीकार करती है, ये 10 तारीख को तय हो जाएगा। बिल्कुल अनुपम, जिस तरीके से हमने उत्तराखंड का चुनाव देखा, जब आम आदमी पार्टी ने यहां लगभग 1 से 2 साल पहले शुरुआत की, उसका अरविंद केजरीवाल यहां पर आए, मनीष सिसोदिया यहां पर आए, लेकिन उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को अगर आप देखेंगे, चाहे मैदान से लेकर पहाड़ तक और गढ़वाल कुमाऊं कहीं पर भी देखेंगे, जातिवाद के हिसाब से देखेंगे, क्षेत्रवाद के हिसाब से देखेंगे, उत्तराखंड अभी भी बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियों के सीधे सीधे फाइट में चलता है। आप देखेंगे उत्तराखंड क्रांति दल यहां पर एक तरीके से नेपथ्य में चला गया, जो यहां की एक रीजनल पार्टी थी। इसके अलावा बीएसपी, जो पहले यहां पर सत्ता में रही, उसके कुछ विधायक यहां पर रहे। इस बार बीएसपी की हरिद्वार में उम्मीद की जा रही है कि बीएसपी के 2 से 3 विधायक उत्तराखंड में इस बार विधानसभा में जीतकर आ सकते हैं। आम आदमी पार्टी, आखिरी में अगर कहूं, जिस तरीके से रिपोर्टिंग देखी गई और सारी चीजें रही, आम आदमी पार्टी फिलहाल फाइट में कहीं नजर नहीं आती। और जो बात अभी अगर राजू मौर्य कह रहे हैं कि अगर वो 10 सीटें लाते हैं तो वो वाकई में एक उत्तराखंड के इतिहास में एक चौंकाने वाली घटना होगी कि आम आदमी पार्टी यहां इलेक्शन लड़ती है और 10 सीटें जीत कर आती है। लेकिन फिलहाल जो पूरा इलेक्शन रहा उत्तराखंड का 2022 का, वो पिछले 4 इलेक्शन की तरह सीधे सीधे बीजेपी और कांग्रेस के बीच रहा, और वो पूरा सिनेरियो यहां दिखता भी है। और यहां जो वोटर्स से अगर आप बात करेंगे, या तो उसे फूल दिखता है, या फिर हाथ दिखता है, या फिर नरेंद्र मोदी दिखते हैं, या फिर हाथ का निशान दिखता है, कांग्रेस दिखती है। तो अभी उत्तराखंड में कोई नई पार्टी अपने लिए स्पेस बना पाएगी, एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का अगर ये दावा है तो ये भी 10 मार्च को सामने आ जाएगा। अनुपम, चलिए शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र से इसी बात पे कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ था तो आम आदमी पार्टी खूब चर्चा में रही थी, लेकिन धीरे धीरे आखिरकार एग्जिट पोल जब सामने आए तो कहीं कुछ खास करती हुई नजर नहीं आ रही। चूक कहां पर हुई होगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की कई सारी रणनीतिक चूकें उसको भारी पड़ी। हालांकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने जरूर कोशिश की, वो जगह जगह आए, उन्होंने रैलियां की, रोड शो किए, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए बहुत ज़्यादा माहौल नहीं बन पाया, क्योंकि जो ग्राउंड के जो टच करते हुए जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, जो वादे उन्होंने जनता से किए थे, मसलन वो सब चीज़ें उसके उम्मीदवार लोगों तक नहीं पहुँचा पाए कि वो ये वादा असल में पूरा कर सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। उन्हें दरअसल उत्तराखंड की जनता तभी जगह देती जब वो
इस स्टेज पे होते कि यहाँ सरकार बना पाते, एक तीसरे मजबूत दल के रूप में उभर पाते। दूसरी तरफ जिन लोगों से आम आदमी पार्टी ने शुरुआत में वादा किया था, जिनको प्रभारी बनाया गया था कि आपको हम कैंडिडेट्स बनाएंगे, उनको कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया गया और वो पार्टी छोड़ जाते रहे। और जो बहुत ही कम है, 10 तारीख को नतीजे सामने होंगे। जाहिर तौर पर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक सबसे पहले तेज नतीजे भी पहुंचाएगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ जहां पर भी चुनाव हुए हैं वहां के नतीजे न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा उस दिन 10 तारीख को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जिट पोल्स जो फिगर्स दे रहे हैं, उन फिगर्स पर पॉलिटिकल पार्टीज में भी काफी बेचैनी है। तो हमने पहाड़ के जो महा एग्जिट पोल्स थे उन पर चर्चा की और तमाम चीजों को आपके सामने रखा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना है। नमस्कार।